हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस में। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार के सारे सदस्यों को हमारी टीम तनु क्लासेस की तरफ से। आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग सॉल्यूशन करेंगे भौतिकी का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। इसमें उन्हीं प्रश्नों को बच्चों मुख्य रूप से लिया गया जो आपका या तो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है या फिर आपका बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाने की संभावना है। इस सेशन में मुख्य रूप से हम लोग जो है 62 प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। अंत तक आप लोग को बने रहना है और जो है प्रत्येक प्रश्न का जो सही विकल्प रहेगा, सही जो आपका ऑप्शन रहेगा उसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। ठीक है, एक एक करके प्रश्न आपका स्क्रीन पर आता रहेगा और जब वीडियो अंत पर रहेगा बच्चों तो उस समय जाकर के आपको टोटल बताना है कि आपका कितना मार्क्स आया है। ठीक है, क्योंकि मैंने जो है सारा चीज़ पढ़ा दिया था, थ्योरी एक्सप्लेनेशन करा दिया था, F=R/2 जितना भी चीज़ था हर चीज़ हमने आपको सॉल्यूशन करा दिया था। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेनी है। पटाखों की आवाज़ आप लोग तक आ रही होगी बच्चों, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रूप से हमारे भारतवर्ष में दीपावली का जो त्यौहार है हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है ना। इसका तो इतिहास आप लोगों को मालूम ही होगा, क्योंकि इसी दिन जो है भगवान राम जो थे वो 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या नगरी लौटा था, तो उसी के आने की खुशी में ये सारा चीज़ किया गया था बच्चों। आप लोगों को 100% ये सारा चीज़ मालूम होगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय गए। पहला चैप्टर, पहला क्वेश्चन है आपका, किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है, नियमित, अनियमित, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। यानी कि कोई भी आप चिकना तल ले लीजिए, कोई भी आप लोग चिकना सतह ले लीजिए, उस पर जो प्रकाश की किरणें आएगी तो किस प्रकार से उसका परावर्तन होगा, नियमित की अनियमित। तो 100% यहाँ पर नियमित सही होगा बच्चों, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये इस प्रकार से आएगा तो ये ऐसे चल जाएगा। फिर अगर ये आ रहा है तो फिर इस प्रकार से जाएगा, तो यहाँ पर कैसा परावर्तन होगा, नियमित परावर्तन होगा। दूसरा प्रश्न है, किसी समतल दर्पण में लेटर पी को देखने पर वह कैसा मालूम होता है, आर जैसा, ओ जैसा, क्यू जैसा, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से आपका ये आपका समतल दर्पण है बच्चों, यहाँ पर इसके सामने एक आपका पी लेटर जो है इसको रख दिए, तो इसका जो प्रतिबिंब है किस प्रकार से हमको प्राप्त होगा। तो 100% हम लोग जानते हैं बच्चों, थ्योरी एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था कि समतल दर्पण जो है पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब करने का मतलब ये है बच्चों कि वस्तु का अगर कोई आदमी है वो दायां हाथ खड़ा करता है तो उसका बायां हाथ दिखेगा, अगर बायां हाथ खड़ा करता है तो उसका दायां हाथ दिखेगा। तो उसी प्रकार से ये पी, तो पी लेटर का ये जो गोल ओ आकार की जो शेप है बच्चों, ये किस तरफ है, दाईं तरफ है, तो इसका आकार जो है प्रतिबिंब पर बनेगा तो वह हो जाएगा बाईं तरफ, इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये लेटर बन जाएगा क्यू की तरह। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा बच्चों। तीसरा नंबर का प्रश्न है, प्रकाश क्या है, यानी कि व्हाट इज लाइट, कणों का प्रवाह, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, तापक्रम बनाने वाली ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से जो प्रकाश है बच्चों वो हमारी आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। अगला प्रश्न है, 4th नंबर का, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब यानी कि सदा वास्तविक है, आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टा। तो मुख्य रूप से बच्चों आप लोग को ध्यान रखना है, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये दोनों ऐसा दर्पण है, समतल और उत्तल, हमेशा ये आपका सीधा प्रतिबिंब बनाता है। किस प्रकार से बनाता है, सीधा तब बनेगा बच्चों, यानी कि जब भी प्रतिबिंब आभासी होगा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, समतल दर्पण जो है आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। अगला प्रश्न है जो आपका 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है, समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अभी जस्ट मैंने 4थे नंबर के प्रश्न में बताया आपको आभासी प्रतिबिंब बनेगा और हमेशा सीधा होगा। आभासी प्रतिबिंब का एक प्रकृति और होता है बच्चों की इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चले आगे बात करते हैं। 6ठे नंबर का प्रश्न है, किस दर्पण में आप कितनी ही दूरी पर, किसी भी दर्पण से जो है आप कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो संभवतः वो दर्पण कैसा होगा, केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण या केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। तो मुख्य रूप से अभी मैंने बताया बच्चों, जब भी सीधा की बात आ जाए, 1 सेकेंड बच्चों, जब भी सीधा प्रतिबिंब की बात आए, जब भी आभासी प्रतिबिंब की बात आए तो आपको हमेशा याद रखना है उत्तल प्लस समतल। तो या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न है, प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तारों के चमकने में, ए और बी दोनों। यानी कि मुख्य रूप से जो प्रकाश की जो सरल रैखिक गमन है इसका हमको कैसे पता चलता है कि सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसका 2 कारण है बच्चों, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से हम लोगों को पता चल जाता है। ऑप्शन आपका डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका सूर्य है बच्चों, ये आपका पृथ्वी है, अर्थ,
अब इस सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाती है बच्चों, तो चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा का तो शेप छोटा होता है बच्चों, सन का ज़्यादा बड़ा होता है थोड़ा, ठीक है, यानी कि बहुत ही आकार में बड़े होते हैं, क्योंकि पृथ्वी से निकट दूरी में है चंद्रमा, जिस कारण से हमको बड़ा दिखता है। तो ये जो चंद्रमा मून जो है बच्चों, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, तो ये सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं इसको रोक देती है और पृथ्वी तक पहुँचने नहीं देती है। तो इस प्रकार से जो चंद्रमा, चांद की जो परछाई है वो पृथ्वी पर बन जाती है, जिस कारण से पृथ्वी में अंधेरा छा जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सूर्य ग्रहण। तो यहाँ पर किस कारण से हो रहा है, मुख्य रूप से सूर्य की जो किरण है वो सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में गमन करने के कारण ये जो है, जब चंद्रमा इसके सामने आ जाता है तो इसकी सीधी किरणें जो है बच्चों और आगे नहीं बढ़ पाती है, पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाती है। अगर ये किरणें बच्चों टेढ़ी होती तो यह अगर आपका मतलब कि मेरी रेखा में गमन करती तो ये किसी भी तरह से आ जाता है ना, साइड से होकर के, साइड से मुड़ करके आ जाता, लेकिन यहाँ पर तो सीधी रेखा में गमन करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाती है और सूर्य ग्रहण हो जाता है। उसी प्रकार से चंद्र ग्रहण तब होता है बच्चों जब आपका अर्थ और चंद्रमा के बीच कौन आ जाता है, सूर्य आता है। ये आपका पृथ्वी है और ये आपका चंद्रमा है, यानी कि मून है, और इसके बीच सूर्य आ गया। तो अब ये मून जो है, मून ये पृथ्वी पर दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ पर बनेगा आपका चंद्र ग्रहण। ठीक है, आगे बात करते हैं। 8वें नंबर का प्रश्न है, किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेंगी। कैसी रेखा में, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में नहीं, इनमें से नहीं कोई नहीं। जल्दी से कमेंट कीजिए। यहाँ तो बहुत ही आसान सा यहाँ क्वेश्चन है बच्चों। सीधी रेखा में, अभी मैंने ऊपर में बताया आपको, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उनकी छाया कैसी होगी। यानी कि एक हरा कलर का छड़ी है बच्चों, किस प्रकार का है, आपका हरा कलर का है, और उस छड़ी को यहाँ पर रख दिए तो उस छड़ी का जो है प्रतिबिंब, यहाँ पर एक दर्पण भी है, इस दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, उस किस कलर का प्रतिबिंब बनेगा, तो 100% यहाँ पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, काला प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, है ना। यहाँ पर की छड़ी चाहे जिस प्रकार की रख दिया जाए, हरी, लाल, पीली, लाल, जिस प्रकार की छड़ी रखेंगे आप लोग, यहाँ पर उसका हमेशा काला परछाया जो बनेगा, कैसा बनेगा, काला ही बनेगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी जो है सही हो जाएगा बच्चों। 1 सेकेंड, ऑप्शन जो है सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है। यानी कि जब कोई प्रकाश स्रोत है उसके सामने एक रुकावट रख देंगे बच्चों, तो क्या बनेगा, 100% उसका छाया बनेगा, है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन ए के साथ साथ बी ऑप्शन में ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर उपछाया की बात करते हैं, तो छाया के साथ साथ उपछाया भी तो बनता है ना। कभी कभार मान लीजिए ये आदमी है, अगर ये दिखता है बच्चों, इसका तो यहाँ पर काला होकर के इसका छाया तो बनेगा ही, इसके साथ साथ कभी इसका परछाया उपछाया भी बन जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन मुख्य रूप से ए और बी दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आप लोग टिक कर दीजिएगा 10वें नंबर प्रश्न का। प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है। जब प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा ठोस, गोल, वृत्ताकार या त्रिभुजाकार या चौकोर। तो मुख्य रूप से आप लोग को ध्यान देना है बच्चों, छाया हमेशा जो है मुख्य रूप से वो आपका सतह पर बनता है, और जब भी सतह पर बनेगा तो वो हमेशा 2 डायमेंशनल होगा, यानी कि उसकी 2 विमाएँ होगी। तो 2 डायमेंशनल होगा तो वो हमेशा, अगर यहाँ पर गोल रखे हैं, गेंद कैसा है, गोलाकार है, तो उसका बनेगा वृत्ताकार। कभी गोल आपको नहीं दिखेगा बच्चों, वो हमको 3D नहीं दिखेगा, 2D दिखेगा, मतलब कि वृत्ताकार दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा। 12वें नंबर का प्रश्न है, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है। यानी कि जो आपका दृष्टि का भौतिक अनुभूति होते हैं उसको क्या कहता है, प्रकाश, ध्वनि, तरंग, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो दृष्टि के भौतिक अनुभूति को ही क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग प्रकाश कहते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए जो है सही हो जाएगा। 13वें नंबर का प्रश्न है, प्रकाश एक रूप है। प्रकाश किसका रूप है, शक्ति का, ऊर्जा का, कार्य का, बल का। तो मुख्य रूप से एक एनर्जी का रूप है बच्चों। तो ऑप्शन आपका बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को क्या करती है, गर्म करती है, प्रकाशित करती है, माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है, ए, बी, सी तीनों। तो मुख्य रूप से बच्चों जब भी किसी भी माध्यम में प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो उस माध्यम को गर्म करेगा, गर्म के साथ साथ प्रकाशित भी करेगा, वहाँ पर उजाला मतलब कि ज्वाला भी निर्माण करेगा, मतलब कि वहाँ पर उस क्षेत्र को प्रकाशित भी करेगा, और माध्यम के कणों को गति भी प्रदान करेगा। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दूँ बच्चों, जैसे सूर्य की प्रकाश है, ये सनलाइट है, ये सनलाइट मान लीजिए कोई रिवर पर पड़ गया, नदी पर पड़ गया, ठीक है, एक नदी है, ये नदी पर पड़ेगा तो ये सूर्य की किरणें की क्या करेगी बच्चों, ये सूर्य की किरणें सबसे पहले पानी को गर्म करेगी। तो 100% पहले गर्म किया, गर्म करने के बाद जो है बच्चों उस पानी के सतह पर देखेगा, आसानी से आपको दिख जाएगा, मतलब कि यहाँ पर प्रकाशित कर दिया। तीसरा चीज़ है, प्रकाशित करने के बाद तीसरा चीज़ क्या हो गया, जब वो पानी गर्म होगा बच्चों, तो ज़्यादा गर्म होने के बाद वो आपका क्या होने लगेगा, गति करने लगेगा, ऊपर उड़ने लगेगा भाप बन करके। तो मुख्य रूप से यहाँ पर यानी कि माध्यम के कण क्या करने लग रहे हैं, गति करने लग रहे हैं। तो यहाँ पर कणों में गति भी हो जाएगी। तो 100% ए, बी, सी तीनों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपका बच्चों 15वें नंबर का कि प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? विकिरण ऊर्जा का, ये एक बल है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से जो प्रकाश है बच्चों वो आपका फॉर्म है एनर्जी का, विकिरण ऊर्जा का। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है ए जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16वें नंबर का प्रश्न है सॉरी बच्चों, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? जो प्रकाश की जो तरंगे होती है बच्चों वो किस प्रकार की होती है? ध्वनि तरंग के समान, विद्युत चुम्बकीय तरंग के समान, या फिर कोई तरंग नहीं, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि तरंग जो होती है बच्चों वो बहुत ही धीमी होती है, ठीक है। इसका चाल 332 मीटर पर सेकेंड ही होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग है बच्चों इसके समान जो आपका प्रकाश तरंगे होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर के प्रश्न का। प्रकाश तरंग के माध्यम करने यानी कि गमन करने के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता पड़ती है? यानी कि जो भी आपका प्रकाश तरंग होगा उसको गमन करने के लिए माध्यम बच्चों द्रव्यात्मक माध्यम, किसी प्रकार की माध्यम नहीं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से कोई भी माध्यम होगा उसमें चल जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए यानी कि आपका ऑप्शन जो है बी जो है किसी भी प्रकार का माध्यम यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगा। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों। जैसे निर्वात में कोई माध्यम नहीं, वहाँ पर प्रकाश की चाल क्या है? सबसे ज़्यादा तेज है, 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है बहुत छोटा, बहुत बड़ा, समान, आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य बच्चों अन्य बाधाओं की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा 18वें नंबर प्रश्न का। प्रकाश किरण है यानी कि जो प्रकाश की किरणें हैं बच्चों ये क्या है? प्रकाश का बिंदु पथ है, किरण बिंदु पथ है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश किरण के बारे में पूछ रहा है। तो किरण क्या है बच्चों? प्रकाश का बिंदु पथ है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20वें नंबर का, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? जो जब भी ज़्यादा यानी कि एक से अधिक यानी कि अब बंडल ऑफ रेज आ जाएंगे बच्चों तो इसको हम लोग बोलेंगे किरण पुंज यानी कि आपका बीम बोलेंगे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए जो है सही हो जाएगा, किरण पुंज। अगला प्रश्न है 21 नंबर का, किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है, पूर्ण रूप से, अंशतः, अपवर्तित करता है, या फिर आपका इनमें से यानी कि अवशोषित करता है? तो मुख्य रूप से जब आपका उच्च कोटि का पॉलिशदार अगर दर्पण होगा बच्चों तो वो पूर्ण रूप से परावर्तित करेगा, परावर्तन करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न है, तेल लगा कागज होता है यानी कि जब भी तेल लगा कागज होगा तो वो किस प्रकार के पदार्थ का काम करेगा? पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से बच्चों वहाँ पर धुंधला सा आपको दिखाई देगा यानी कि कुछ आपको दिखाई देगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर आपका पारभाषी के रूप में कार्य करने लगेगा। कौन? तेल लगा हुआ कागज हो, या खून हो, या फिर आपका दूध हो, मिल्क, ये सारा चीज़। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या माना गया है? तरंग माना गया, कण माना गया, दोनों में से कुछ नहीं माना गया, या फिर आपका सभी जो है उत्तर जो है आपका सही है बच्चों। तो क्वांटम जो सिद्धांत के अनुसार माना गया बच्चों ये आपका आधुनिक सिद्धांत के अनुसार दोनों में से इसको कुछ भी नहीं माना गया है, ठीक है। आगे है आपका, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा है? यानी कि जो आपका सूर्य से आने वाली जो प्रकाश किरण है वो जो बच्चों किस प्रकार से आती है? अपसुत यानी कि अपसरित प्रकाश किरण पुंज, संसरित, या कि आपका समांतर, या फिर आपका सभी उत्तर सही है। तो मुख्य रूप से जो भी प्रकाश की किरणें आती है सूर्य से वो हमेशा समांतर प्रकाश किरण पुंज यानी कि समांतर किरण पुंज के रूप में आती है पृथ्वी पर। आगे है 25 नंबर का प्रश्न, प्रकाश की किरणें गमन करती है। ये आपका 2020 का सेकेंड सीटिंग, 2017 का सेकेंड सीटिंग में पूछा गया है। तो प्रकाश की किरणें जो है किस माध्यम में गमन करती है बच्चों? तो ये आपका तो बहुत ही हलवा प्रश्न है। तो 100% यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सीधी रेखा में यानी कि स्ट्रेट लाइन में सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपका 2015 का सेकंड सीटिंग और 2020 का सेकंड सीटिंग में पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा बार ये आपका क्वेश्चन आता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्य रूप से 2 नियम है बच्चों। पहला नियम क्या है? तो पहला नियम है कि आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। दूसरा है आपका प्रकाश के यानी कि आपका आपतन का कोण जो है परावर्तन के कोण के बराबर होते हैं यानी कि आपका I = R होता है। अगला प्रश्न है, फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है। यानी कि जब भी फोकस पर अभिसारित करने वाला जो किरण पुंज होगा बच्चों वो समांतर हो जाएगा। किसके पास मतलब कि किस दर्पण में वो समांतर हो जाएगा दर्पण से परावर्तन के बाद? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो जब मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, जब मैं थ्योरी एक्सप्लेनेशन करा रहा था बच्चों चैप्टर का आपको, तो वहाँ पर मैंने बताया था जब भी कोई किरण की जो है अवतल दर्पण पर फोकस पर आ रही है, फोकस की तरफ से आ रही है तो 100% वो आपका समांतर बन जाएगा। तो किस दर्पण में बन जाएगा? यहाँ पर आपका अवतल दर्पण में। तो मुख्य रूप से यहाँ पर कनकेव मिरर जो है आपका वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, F = R/2 सत्य है केवल
अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में ए और बी दोनों, समतल दर्पण में। तो मुख्य रूप से ये आपका समतल दर्पण में लागू नहीं होता है, बाकी गोलीय दर्पण का दोनों प्रकार जो आपका अवतल और उत्तल है दोनों में लागू हो जाता है। यह प्रश्न आपका 2019 में पूछा हुआ है और F=R/2 आपका एक बार 2017 में पूछा हुआ है सिद्ध करने के लिए, और एक बार और पूछा हुआ है बच्चों, मतलब कि 2 से 3 बार ये प्रश्न आपका आया हुआ है। F=R/2 अगर आप लोग को अभी भी अगर इसमें डाउट है, आप लोग को समझ में नहीं आया है, तो मैं बहुत ही गजब तरीके से वहाँ पर बता के रखा हूँ। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए F=R/2, बहुत मज़ेदार रूप से वहाँ पर आप लोग को सिद्ध करके समझाया गया है। वहाँ पर समझ में आप लोगों को आ जाएगा आसानी से, और किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल भी जो रहेगा वो भी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ये आपका 2013 में प्रश्न आया हुआ है बच्चों, बहुत ही गजब का प्रश्न है। यानी बिंब जो होता है बच्चों वस्तु, जब किसी भी बिंब को अवतल दर्पण में रखा जा रहा है तो उसका हमको प्रतिबिंब जो प्राप्त हुआ वो आपका आभासी प्राप्त हुआ, सीधा प्राप्त हुआ, और बिंब यानी कि वस्तु से बड़ा। तो मुख्य रूप से वस्तु को कहाँ रखा गया था? मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। तो मुख्य रूप से बच्चों जब आप लोग फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, तो मुख्य रूप से इसका जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी जो है 29 नंबर में प्रश्न का सही हो जाएगा बच्चों। और ये जो है आपका एक बार रेखा चित्र के रूप में 2 नंबरिया प्रश्न में आ गया है, ठीक है। यानी कि आपको क्वेश्चन आया था बच्चों कि अवतल दर्पण में वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा और उसकी प्रकृति बताइए, एक रेखा चित्र भी खींचिए। तो रेखा चित्र खींचने के लिए आप लोग सीधा सीधा इस प्रकार से कर लेंगे बच्चों, ये आपका मुख्य अक्ष हो जाएगा। उसके बाद एक आदमी को रख देंगे, या फिर आप कोई भी फोटो रख लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए ये आपका ए नाम का कोई आदमी है, ये आपका इसका फोकस है और ये आपका ध्रुव है P। तो इसके बीच इस आदमी को रख दिए, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा? तो मुख्य रूप से दर्पण के पीछे प्राप्त होगा, आभासी प्राप्त होगा, और ये आपका सीधा होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से दिखा देना है। 30 नंबर का प्रश्न है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? फोकस, द्वारक, ध्रुव, इनमें से कोई नहीं। 2018 का फर्स्ट सेटिंग में क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, बहुत ही गजब का प्रश्न है ये आपका। आप लोग को ध्यान रखना है, जो आपकी दर्पण की जो चौड़ाई होती है बच्चों उसको बोला जाता है द्वारक, यानी ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये आपका सीधा सीधा NCERT में दिया हुआ ये पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट जो है आपका NCERT में मेंशन है। ज़्यादातर कोचिंग्स में बच्चों आपका जो है मुख्य रूप से भारतीय भवन पढ़ाए जाते हैं, इस प्रकार से ये प्रश्न ज़्यादा है छूट जाता है। लेकिन आप लोग को ध्यान रखना है, द्वारक किसको बोलेंगे? तो दर्पण की चौड़ाई को। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर कैसा है? प्लस 20 सेंटीमीटर है। तो ये गोलीय दर्पण जो है कैसा है? 2021 का ये सेकंड सेटिंग का प्रश्न है। तो जब भी आप लोग को ध्यान रखना है, जब भी आपका किसी भी गोलीय दर्पण का अगर फोकस दूरी जो है F जो है अगर पॉजिटिव आ जाए तो ध्यान रखिएगा वो हमेशा वो दर्पण जो बनेगा बच्चों, वो जो दर्पण होगा वो हमेशा आपका उपतल होगा, यानी कि उत्तल होगा, यानी कि आपका कन्वेक्स होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका सही हो जाएगा बच्चों। और अगर नेगेटिव आता है, अगर फोकस दूरी नेगेटिव है तो 100% वो अवतल होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे है, अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी बच्चों उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि आदमी इस प्रकार से है लेकिन प्रतिबिंब उसका कैसा बन रहा है? इस प्रकार से बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये ऊपर की तरफ हमने वस्तु को रखा था तो ऊपर जाते हैं तो प्लस, नीचे आता है यानी कि उल्टा, तो यहाँ पर बन जाता है नेगेटिव। तो यहाँ पर जो आप लोग आवर्धन लेंगे बच्चों, ऋणात्मक लेंगे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा अवतल दर्पण में अगर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक हो रहा है और उल्टा बन रहा है तो यहाँ पर ऋणात्मक होगा, यानी कि आपका नेगेटिव हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे है, अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। तो 100% जब यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक हो जाएगा तो यहाँ पर आभासी और सीधा के लिए धनात्मक हो जाएगा। तो ये आपका पॉइंट आप लोग को सीधा सीधा याद रखना है। तो ऑप्शन आपका 33 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंदु दूरी ली जाती है। यानी कि जब भी किसी मतलब कि दर्पण के सामने रखी गई वस्तु जो है बच्चों रखी जाती है तो वो क्या लिया जाता है? धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से जब भी वस्तु को दर्पण के सामने रखेंगे बच्चों तो हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। तो दर्पण के बाईं ओर जो भी वस्तु रखेंगे, मान लीजिए ये आपका दर्पण है, ये आपका दर्पण है और ये आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका दर्पण के बाईं ओर हमने वस्तु को रखा, तो इधर जितनी भी दूरी होगी बच्चों वो हमेशा नेगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी। तो ऑप्शन आपका बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर के प्रश्न है, थोड़ा सा लॉन्ग है। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है।
बहुत ही आसान सा बच्चों, थोड़ा सा माइंड लगाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण है और उस बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त हो रहा है। तो पर्दे पर प्राप्त हो रहा है तो 100% हमको यहाँ पर निकालना है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी जो निकालना है बच्चों, ये आपका है मुख्य रूप से अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण निकालना है तो ये आपका समांतर किरण है। समांतर किरण ये आपका टकरा करके गया तो यहाँ पर बनाया आपका वास्तविक प्रतिबिंब। तो कहाँ पर बनाया? फोकस पर बनाया है ना। इस प्रकार से जा रही तो फोकस पर बना रहा है। तो जितना फोकस दूरी होगा बच्चों, वही उसका क्या हो जाएगा आपका फोकस। यानी कि फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए क्या निकाल लेंगे हम लोग? मापने के लिए क्या जरूरत है हमको? ध्रुव और दर्पण यानी कि आपका पर्दे के बीच की दूरी, यानी दर्पण और पर्दे के बीच की दूरी को माप लेंगे तो हमारा निकल जाएगा वो आपका फोकस दूरी। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण के प्रकरण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन होगा। तो उत्तल दर्पण की बात आएगी बच्चों, जब भी बात आएगी तो उत्तल दर्पण हमेशा आभासी और सीधा बनाता है। और मैंने ऊपर बताया अभी जस्ट कि जब भी आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा हमेशा आवर्धन जो है, हमेशा मैग्नीफिकेशन जो है पॉजिटिव लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका धनात्मक हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण का रैखिक आवर्धन यानी कि m क्या होगा यदि प्रतिबिंब के आकार h डैश और वस्तु के आकार h हो तो आवर्धन m का मान क्या होगा? तो आप लोग को मालूम होगा बच्चों, m बराबर होता है h डैश बटे h, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे क्या होती है आपका वस्तु की ऊंचाई। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? h डैश अपॉन h, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी दर्पण का जो है उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्चात दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। यानी कि जब भी कोई भी दर्पण है बच्चों, यदि उसका वाहनों का पश्चात दृश्य यानी कि बच्चों आपका पीछे के साइड को देखने के लिए, यानी कि मुख्य रूप से साइड मिरर के रूप में यदि उपयोग किया जाता है तो वह दर्पण क्या होगा? हमेशा उत्तल दर्पण होगा। आप लोग को मालूम है ना, जितने भी आपका वाहन होते हैं, जितने भी आपके गाड़ियाँ होते हैं, उसमें जो साइड मिरर के रूप में लगा रहता है बच्चों, वो आपका होता है उत्तल दर्पण, यानी कि आपका कन्वेक्स मिरर। अगला प्रश्न है 39 नंबर का प्रश्न है बच्चों, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? यानी कि जो आपका कन्वेक्स मिरर होता है बच्चों, उसमें किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो मुख्य रूप से आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा बच्चों? हमेशा आभासी ऑप्शन है, तो यहाँ पर आभासी आप लोग को मार देना है। ठीक है, 1 सेकेंड बच्चों, सॉरी, यहाँ पर आप लोग को करना है बच्चों, तो आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो जो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग जो है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप लोग जाकर के देख सकते हैं, सारा चीज़ यहाँ पर पढ़ाया जाता है। हर चीज़ मैथ से लेकर के फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारा चीज़ यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। जितना भी सोशल का जितना भी पार्ट है, सारा चीज़, नॉन हिंदी, हिंदी, सारा चीज़ यहाँ पर कंप्लीट कराएंगे। और बहुत गजब तरीके से बच्चों, अगर आपका कोई भाई बंधु अगर 9th स्टैंडर्ड में है तो उन लोगों के भी ये आप लोग चैनल भेज दीजिएगा ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब कर लेगा। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त तो गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के बाहर, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से जब भी दाढ़ी बनाएंगे बच्चों, तो वहाँ पर मुख्य रूप से दाढ़ी यानी कि फेस का थोड़ा सा बड़ा चेहरा चाहिए, ताकि हमको जो है फेस का प्रत्येक जो बाल है वो बड़ा हमको दिखे। तो वहाँ पर हम लोग दर्पण के कहाँ पर रख देंगे? अपना जो है फेस को मुख्य रूप से दर्पण के वक्रता केंद्र और उसके फोकस के बीच रखेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी जो है सही हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण समतल उत्तल, समतल अवतल, उत्तल अवतल, समतल उत्तल तथा अवतल। तो हमेशा अगर बात आता है बच्चों तो समतल और उत्तल ही सही होगा। ठीक है, और रेयर केस में मतलब कि कुछ केस में जो है अवतल बनाता है, लेकिन अगर हमेशा की बात आए तो समतल और उत्तल आप लोग को टिक करके आ जाना है। 42 नंबर का प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो वास्तविक प्रतिबिंब जब भी होगा बच्चों वो हमेशा उल्टा बनेगा, मतलब कि वस्तु इस प्रकार से रखा गया तो यह आपका वस्तु इस प्रकार से बनेगा, उल्टा बनेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी जो है सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है 43 नंबर का, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? देखिए ये कितना बार पूछा गया है, 2011 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया, यानी कि आपका लगातार 15, 16, 17 3 साल लगातार तक आया है बच्चों ये प्रश्न। अब सोचिए कितना इंपॉर्टेंस है। तो मुख्य रूप से जो दाढ़ी बनाने के लिए प्रयोग किया था बच्चों वो आपका अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर का प्रयोग किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 44 नंबर का, थोड़ा सा लेंदी है बच्चों लेकिन पढ़िए बहुत आसान है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य के सामने रखा जाता है। प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु पर फोकस का कतरन जल उठता है, उस बिंदु की जो है दूरी दर्पण से होगी। मतलब कि क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, सूर्य का प्रकाश है, वहाँ पर एक अवतल दर्पण को हम लोग रख दिए और मुख्य रूप से
जो है कह रहा है कि प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु पर हमने एक क्या रख दिया, कागज़ के टुकड़े को रख दिया, और कुछ समय बाद मैंने देखा कि वो जो कागज़ का टुकड़ा था वो जल गया। तो मुख्य रूप से ये कब जलेगा बच्चों, तो जब प्रकाश की किरणें, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण कैसी होती है, समांतर होती है। तो समांतर होती है तो टकराने के बाद हमेशा फोकस पर आएगा, तो फोकस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी जनरेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगा, और वो ऊर्जा क्या कर देगा, कागज़ के टुकड़े को जला देगा। तो जला देगा मतलब कि दर्पण की जो फोकस दूरी होगी उतनी ही दूरी पर कागज़ का टुकड़ा रखा गया होगा, तब ना जलेगा बच्चों। तो यहाँ पर फोकस दूरी कितनी थी आपका 20 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका ए 20 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी। ये आपका 2018 में यह प्रश्न आपका आया हुआ है। तो हमको फोकस दूरी उसका बताना है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, कोई भी गोलीय दर्पण है अगर उसका हमको वक्रता त्रिज्या r दिया हुआ है तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं F बराबर r/2। तो r का मान दिया हुआ आपका 40 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड कर देंगे कितना 2 से, तो निकल जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन जो है आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न है बच्चों, आपका मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अविलंब है, 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, 180 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, या फिर आपका 135 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। यानी कि जो मुख्य अक्ष के बारे में पूछा जा रहा है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं ये आपका कोई भी दर्पण है, मान लीजिए ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, तो ये मुख्य अक्ष जो है दर्पण का ध्रुव ये आपका हो गया P। तो ये इस P के साथ कितना, मतलब कि कितना एंगल बना रहा है बच्चों, कितना डिग्री का कोण बना रहा है। तो देखिए ये आपका सीधी लाइन जा रही है, तो जब भी कोई सीधी रेखा जाती है बच्चों उसका डिग्री यानी कि कोण का मान होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर का, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, काल्पनिक और छोटा, काल्पनिक और बड़ा। तो अवतल दर्पण में बच्चों यदि वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चों, तो मुख्य रूप से हमेशा काल्पनिक और बड़ा बनेगा बच्चों। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां नेगेटिव है, दर्पण तथा लेंस समप्त है। यानी कि आपका अगर कोई भी दर्पण हो और अगर कोई लेंस हो, अगर दोनों अगर चीज़ नेगेटिव आ जाए तो वो 100% वो हमेशा अवतल होगा, दर्पण भी अवतल होगा और लेंस भी अवतल होगा, ये याद रखेगा। आगे है 49 नंबर का प्रश्न, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है, इस बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, प्रकाशीय केंद्र, फोकस कहते हैं, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, कोई भी गोलीय दर्पण है, इसमें कोई भी प्रकाश की किरण यदि समांतर आती है तो ये टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर के गुजरती है तो उस बिंदु को उस दर्पण का क्या कहते हैं, तो उस बिंदु को उस दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। आप लोग को ध्यान ये रखना है ये पॉइंट, तो क्या कहते हैं, फोकस। ऑप्शन आपका सी जो है 49 नंबर का सही हो जाएगा। जल्दी से आप लोग ताली बजाइए बच्चों, बहुत गजब तरीके से एक बार धमाकेदार रूप से शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों का जो है हाफ सेंचुरी पूरा हो गया। किसी दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, यानी कि आपको बताना है कौन सा जो दर्पण है उसका जो है दृष्टि क्षेत्र बहुत ही बड़ा होता है, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या आपका परिवलिक दर्पण। तो हम लोग जानते हैं बच्चों उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं हम लोग दर्पण यानी कि साइड मिरर के रूप में, इसका उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसका आपका दृष्टि जो क्षेत्र होता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी जो है सही हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है। तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है बच्चों एफ, ये आपका वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एफ बराबर r/2 यानी कि वक्रता त्रिज्या का आधा होगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी जो है सही हो जाएगा, आधी हो जाती है। अगला प्रश्न है 52 नंबर का, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है। ये आपका 2019 का सेकंड सेटिंग में पूछा हुआ है। तो आपको बताना है दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, तो 100% उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है बच्चों आपका धनात्मक होती है। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण का जो आपका अंदर के सिरा जो है आपका कले की ओर रहता है, और इसकी जो फोकस दूरी होती है बच्चों दर्पण के पीछे की ओर रहती है। तो पीछे की ओर जो रहती है बच्चों मुख्य रूप से आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये आपका हो जाता है दायां साइड। तो दायां भाग में जो भी आपका दूरियां होगा वो हमेशा पॉजिटिव में लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका 52 नंबर का आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण। सोलर कुकर जो होता है बच्चों आपका सौर कुकर, उसमें प्रयोग किए जाते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से बच्चों वहाँ पर एनर्जी को जमा करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए वहाँ पर लगा दिया जाता है अवतल दर्पण, यानी कि ए ऑप्शन का सही हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण बहुत बड़ी मात्रा में जो है सूर्य के प्रकाश की किरणों को क्या करती है, फोकस पर जमा कर देती है। यानी कि जो भी सूर्य की प्रकाश किरण समांतर किरण आती है उसको क्या करती है, एक फोकस एक बिंदु पर अभिसरित कर देती है।
अगला है रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं किस दर्पण का? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से जो भी आपका डेंटलिस्ट होगा बच्चों या फिर आपका कोई भी नाक, कान, गला ENT स्पेशलिस्ट होगा वो हमेशा जो है मुख्य रूप से अवतल दर्पण का उपयोग करेगा बड़े इमेज, बड़े आकार के प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं समतल दर्पण जो है हमेशा वस्तु के बड़ा यानी कि बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है और उत्तल दर्पण तो हमेशा छोटा बनाता है। तो उत्तल दर्पण बहुत छोटा बनाता है तो ये तो हमें उपयोग होगा नहीं, और समतल दर्पण बराबर आकार का बनाएगा तो उससे अच्छा डॉक्टर जो है समतल दर्पण का क्या उपयोग करेगा? अपने नंगी आंखों से देख लेगा। लेकिन अवतल दर्पण के प्रयोग से उसको हेल्प, मदद हो जाता है बच्चों कि रोगी का जो आपका नाक, कान, गला आदि का जो पिक्चर है, फोटो है, वो इमेज जो है, प्रतिबिंब जो है वो आपका बड़ा बन जाता है, जिससे उसको आसानी हो जाती है। अगला है 55 नंबर का प्रश्न, I बराबर R लागू नहीं होता है, यानी कि जो है आपका ये जो है लागू किस में नहीं होता है? समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में या फिर आपका इनमें से किसी में नहीं। तो मुख्य रूप से किसी में नहीं। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं बच्चों I बराबर जो R है समतल दर्पण में भी लागू होता है, अवतल दर्पण में भी लागू होता है, उत्तल दर्पण में भी लागू होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन D जो हो जाएगा बच्चों, किसी में लागू नहीं होता है। यहाँ पर मतलब कि क्वेश्चन कह रहा है लागू नहीं होता है पूछा, ठीक है। अगर पूछता कि लागू होता है तो हम लोग तीनों को मार देते हैं। अगला है टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्त होती है, यानी कि जब भी कोई टॉर्च है बच्चों, कोई भी टॉर्च, उससे किस प्रकार के किरण पुंज की हमको प्राप्त होती है। तो आप लोग को ध्यान रखना है एक बिंदु से क्या हो रही है, प्रकाश की किरणें फैल रही है बच्चों, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। तो इसको बोलेंगे हम लोग अपसारी, यानी कि आपका B ऑप्शन अपसरित किरण पुंज, प्रकाश पुंज सही हो जाए। अगला है आपका 57 नंबर का प्रश्न है, 20 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है, इसके सामने D दूरी पर रखी माचिस की तीली जल उठती है तो D का मान कितना होना चाहिए? तो बहुत ही आसान है बच्चों, जिस प्रकार से हम लोगों ने ऊपर एक प्रश्न बनाया था इसी प्रकार का कि जो है D बिंदु पर एक कागज़ के टुकड़ा को रखा था और कागज़ का टुकड़ा जल गया था तो उसकी दूरी क्या हो गई थी? तो जितना फोकस दूरी होता है बच्चों उतना ही आपका D की दूरी हो जाएगी। तो 20 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, तो आपका A आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है आपका 58 नंबर का प्रश्न, सिर्फ आपका 4 से 5 प्रश्न बचा हुआ है आपका। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है तो वह दर्पण कैसा होगा? 2020 का फर्स्ट सेटिंग में पूछा हुआ है। केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या तो उत्तल। तो हमेशा आभासी और जो है सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है बच्चों, तो वो हमेशा अवतल या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। तो आपका ऑप्शन जो है D सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण जो है बच्चों ये आपका वास्तविक यानी कि आपका वास्तविक भी बनाता है और सीधा यानी कि आपका काल्पनिक भी बनाता है, ठीक है। तो ये आपका दोनों बनाता है, लेकिन ये आपका जो है समतल और उत्तल ये केवल और केवल सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। 59 नंबर का प्रश्न है, किसी कार का अग्रदीप यानी कि आपका हेडलाइट प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? 2020 का फर्स्ट सेटिंग का प्रश्न है, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा होगा बच्चों, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, समतल या तो उत्तल। तो मुख्य रूप से जो आपका हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है बच्चों, हेडलाइट में उसका प्रयोग किया जाता है कनकेव मिरर यानी कि आपका अवतल दर्पण का, ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी कि जो आपका समतल दर्पण जो होता है बच्चों उसकी फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है, शून्य होती है, या फिर आपका 100 सेंटीमीटर या आपका 50 सेंटीमीटर। तो इसकी कोई भी नियत वैल्यू नहीं होती बच्चों, इसका जो फोकस दूरी होता है वो आपका अनंत होता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये आपका 2021 में फर्स्ट सेटिंग में क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछला साल, ठीक है। अगला है आपका 62 नंबर का, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब बने? 2021 में आया हुआ है प्रश्न, यानी कि आपको वो स्थिति बताना है बच्चों, कहाँ पर रखेंगे वस्तु को, वस्तु की स्थिति को बताइए ताकि वस्तु का जो प्रतिबिंब है उल्टा बन जाए, वास्तविक बन जाए और समान आकार, बराबर आकार का बन जाए। तो बहुत ही गजब का प्रश्न है बच्चों। वक्रता केंद्र पर आप लोग सीधा सीधा जो है C बिंदु पर रख दीजिए, वक्रता केंद्र पर वस्तु का प्रतिबिंब जो है उल्टा भी बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। और ये आपका 2 नंबर में भी प्रश्न एक बार आया हुआ है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे है आप लोगों का 62 नंबर का प्रश्न। इतना ही था बच्चों आज के लिए, तो सारा चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोगों का टोटल मार्क्स कितना आ रहा है, जल्दी से टोटल जो है जोड़िए, ऐड करके बताइए बच्चों, ठीक है। आप लोग जो है मेहनत करते रहिए, ज़्यादा दिन आप लोगों का एग्जाम बचा हुआ नहीं है बच्चों, 3 से 4 मंथ और है आप लोगों का, है ना। तो अच्छी तरह से लगे रहिए, प्रयास कीजिए बच्चों, 100% सफल मिलेगा ही मिलेगा, सफलता मिलेगा ही मिलेगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।